सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें हमने आपके कंप्यूटर विषय के 2 यूनिट्स का पूरा रिवीजन कर लिया है। और दोस्तों, तीसरी यूनिट जो है आपकी वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। थर्ड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं और इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है पिछली वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं सभी इसमें। अब दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं कंप्यूटर विषय के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में और ऊपर यहाँ आई बटन आई लिख के आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पे क्लिक करके आप देखेंगे दोस्तों तो आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज और पुराने वर्षों के पेपर हैंड रिटन कैसे आपको एग्जाम में उत्तर लिखना है, इस तरीके से लिख के मैंने आपको बताया है। सभी पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं 2015 से लेकर के 2019 तक के। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो आप सभी वीडियोस को देखिए ध्यान से, सभी क्वेश्चंस को तैयार करिए। अगर आप सभी वीडियोस देख लेंगे तो आपको दोस्तों और कहीं से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा कंप्यूटर विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर कहीं आपको डाउट लगता है, कुछ कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। उस कंफ्यूजन को हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वो भी चीजें हम क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए, प्रश्न संख्या 50 है, नोटपैड क्या है। अब बीटीसी 2017 में और 2016 में देखिए 2 बार पूछा गया प्रश्न है नोटपैड। बहुत ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज दोस्तों, इसमें बहुत ही इसेंशियल एक एप्लीकेशन होता है नोटपैड। अब नोटपैड क्या होता है ये देखिए आप लोग। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। मतलब कि यहाँ से आप समझ जाइए यह क्या काम करता है। यह टेक्स्ट एडिटर है, इसमें आप लोग टेक्स्ट को एडिट करते हैं। टेक्स्ट मतलब क्या दोस्तों? टेक्स्ट मतलब यही जो कुछ भी लिखा है। जैसे अब आपके जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यही हम लिख दें सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट आपको पता हो गया। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट यही जो लिखे हुए अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, यही होते हैं टेक्स्ट, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। ठीक है। नोटपैड आपको पता चल गया कि यह एक टेक्स्ट एडिटर है। यह विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने में कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। अब दोस्तों, कोई डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं तो आपका यह टेक्स्ट एडिटर मदद करता है। कैसे मदद करता है? अब मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट का आप पहला पेज तैयार कर रहे हैं और इसमें आप अलग अलग कंटेंट अलग अलग जगह से उसमें लिख रहे हैं, तो आप नोटपैड में चाहें तो कुछ कंटेंट लिख लें और कुछ अपने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में लिखें। तो नोटपैड आपका इसी तरीके से दोस्तों मदद करता है जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट बना पाते हैं। तो यह देखिए, यह पहली बार 1983 में एक माउस आधारित डॉस कार्यक्रम के रूप में जारी किया गया था और 1985 में विंडोज 1 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी संस्करणों में शामिल किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि पहली बार यह एक माउस आधारित डॉस प्रोग्राम के रूप में जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद 1985 से विंडोज के जितने भी संस्करण आए हैं, मतलब विंडोज के जितने भी वर्जन्स आए हैं, उसमें सभी में नोटपैड को शामिल किया गया है। तो आप यहां से ही समझ सकते हैं कि नोटपैड कितना आवश्यक है कि यह सभी विंडोज में दिया जाता है। और आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने नोटपैड का उपयोग किया ही होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या 51 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयरों का संयुक्त समूह होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर
नियंत्रण रखता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है सरल शब्दों में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। यह आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी कि जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कैसे प्रोसेस कब-कब क्या-क्या चीजें होनी हैं, तो यह सभी जो एक बेस तैयार मतलब कि आपके कंप्यूटर को इस स्थिति में लाता है कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। ऐसे सॉफ्टवेयर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि इसी के मदद से आप लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हो। नहीं तो दोस्तों अगर आप केवल हार्डवेयर खरीद के ले आते हैं, मान लेते हैं अलग-अलग कंपोनेंट आप कंप्यूटर के खरीद के ले आते हैं, तो उसका कोई उपयोग नहीं आप कर पाएंगे जब तक आप कंप्यूटर में अपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे। तो अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्ता क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह छोटे-छोटे सॉफ्टवेयरों का संयुक्त समूह होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। और सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। अब नियंत्रण रखने के साथ-साथ दोस्तों एक कार्य और करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यह जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप अलग से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उनको भी चलाने में मदद करता है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का अर्थ लिखिए। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक सीपीयू से आंतरिक रूप से संबंधित होते हैं तथा वे एक साथ कई प्रोग्राम का निष्पादन करने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, अब मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जैसा कि नाम से आपको पता चला है, मल्टी का मतलब होता है कि एक से अधिक और प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो इनपुट देने के बाद कार्य प्रारंभ होता है कंप्यूटर में आउटपुट को जनरेट करने के लिए, आपको आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए, उसे हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है बहुत सारा प्रोसेसिंग, मतलब कई सारी प्रोसेसिंग एक साथ जब सिस्टम पे हो रही हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में अंदर क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक सीपीयू से आंतरिक रूप से संबंधित होते हैं। अब इसमें दोस्तों एक या एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं ताकि जो मल्टी प्रोसेसिंग वाला काम है, एक साथ जो कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं, उसका निष्पादन जो है वह आसानी से किया जा सके। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दोस्तों आपको लिखना है। तो एक नाम जो दोस्तों आप सबसे ज्यादा सुनते हैं विंडोज, और विंडोज के अलावा दोस्तों आप एप्पल कंपनी का बहुत नाम सुनते होंगे। तो एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह iOS या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो एक तो विंडोज फेमस हो गया आपका बहुत, और एक एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक, वह बहुत फेमस है। अब इसके अलावा दोस्तों डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इन्हीं नामों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 नाम। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इनमें आप प्रमुख नाम लिख सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, आपका क्रोम ब्राउजर हो गया। तो यह सभी जो हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, डॉस क्या है? तो डॉस सबसे लोकप्रिय एक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। डॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके नियंत्रण में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार डॉस का मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के
मध्य संबंध स्थापित करना होता है। यह लाइन दोस्तों आप लोग हर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोल सकते हैं कि यह जो कार्य करता है वह कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। डॉस भी एक आपका बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो उपयोग होता है वह मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर्स में होता है। तो यह अपने उत्तर में आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, विंडोज एक्सपी की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो विंडोज एक्सपी दोस्तों जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, विंडोज एक्सपी मतलब कि यह विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब हम लोग इसके बारे में हमें दो विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए विंडोज एक्सपी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर डेटा को बिट के रूप में स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता बिट्स की संख्या पर निर्भर करती है जो एक समय पर प्रोसेस कर सकता है। विंडोज एक्सपी की जो कार्य क्षमता होती है दोस्तों वह होती है 32 बिट। तो यह आप लोग एक विशेषता लिख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है वह है अनुमापकता यानी कि स्केलेबिलिटी। डेटा प्रोसेसिंग के लिए विंडोज अनेक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर सकता है। वास्तव में एक विंडोज सर्वर एक साथ 32 माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। विंडोज आर्किटेक्चर को अतिरिक्त प्रोसेसर एडिशनल प्रोसेसर का लाभ उठाने के लिए तथा माइक्रो प्रोसेसर की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक विशेषता दोस्तों आपने देखा कि 32 बिट इसकी कार्य क्षमता होती है और दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है कि यह स्केलेबल है। अब कोई भी चीज स्केलेबल कब होती है दोस्तों कि हम लोग विस्तार कर पाए। तो यही होता है दोस्तों कि इसमें विस्तार की क्षमता है। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर आप लगा करके इसका विस्तार कर सकते हैं। तो यह स्केलेबल होता है, यह हम कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 57, स्टार्ट बटन क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट बटन एक महत्वपूर्ण बटन होता है आपके कीबोर्ड में। जब आप विंडोज एक्सपी का प्रयोग कर रहे हो तो स्टार्ट बटन से मेन्यू एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या खोल सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट बटन जब भी आप प्रेस करते हैं तो आपको पूरा जो विंडोज का मेन्यू होता है वह देखने को मिल जाता है। वहां से आप लोग सभी एप्लीकेशंस पे और सेटिंग्स पे विजिट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, टास्क बार क्या होता है। तो दोस्तों टास्क बार जो होता है वह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह कंप्यूटर में ओपन किए गए सारे वर्तमान प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है। टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे की ओर नीले रंग की पट्टी के रूप में होती है। टास्क बार जैसा कि दोस्तों आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, टास्क यह एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है जो कार्य आप कर रहे हैं टास्क, और बार का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पट्टी इस तरीके की। तो टास्क बार का पूरा मतलब हो जाता है दोस्तों कि यह एक पट्टी है जिसपे अलग अलग कार्य जो आप कर रहे हैं वह प्रदर्शित किए जाते हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर जब भी ओपन करेंगे तो एकदम नीचे आप देखेंगे तो एक पट्टी बनी होती है जिसपे आप जो भी कार्य शुरू करते हैं, जो भी कार्य आपके कंप्यूटर में चल रहे होते हैं वह यहाँ पे ओपन होते हैं। तो इसी पट्टी को दोस्तों टास्क बार बोलते हैं। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं अपनी परीक्षा में। अब प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों, किसी फोल्डर में आइकन, यह आइकन नहीं दोस्तों यह आइटम। तो यहाँ पे दोस्तों इसे आइटम लिखना चाहिए था कि उपस्थिति कैसे बदली जाती है। अब दोस्तों किसी एक फोल्डर की बात हो रही है। अब किसी एक फोल्डर में यह पूछ रहा है कि जो आइटम है उसकी उपस्थिति हम लोग कैसे बदल सकते हैं। तो एक फोल्डर में जो भी चीजें हैं, जो भी आइटम है उसकी उपस्थिति, मतलब एक फोल्डर में दोस्तों क्या होता है, फोल्डर में या तो आपका डॉक्यूमेंट होगा या फिर कोई वीडियो फाइल होगी, कोई इमेज फाइल होगी। अब उसकी उपस्थिति मतलब कि वह कैसी दिख रही है, उसका शेप साइज
कैसे आप बदल सकते हो? तो फोल्डर में आइटम की उपस्थिति बदलने के लिए आपको माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करना है। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे एक आइकन दिखेगा जिस पे लिखा होगा माई कंप्यूटर, उस पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे वह खुल जाएगा। फिर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू करके, उस व्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ मेन्यू खुल के आएगा। मेन्यू में दोस्तों आपको ऑप्शन दिखेगा बड़े आइकन, लघु आइकन, ऐसा आपको पूरा विवरण दिखेगा। अब इसी में से किसी एक कमांड पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको आइटम की जो उपस्थिति है, जो उसका दृश्य है, जो उसका व्यू है, वह बदलता हुआ नजर आ जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, विंडोज की उपयोगिता को लिखिए। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो विंडो होती है, मतलब कि जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, यह आपको इसमें लिखना है। तो विंडोज जो होता है यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम लोग शॉर्ट में GUI बोलते हैं। तो विंडोज क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। तो GUI के प्रयोग से पीसी का उपयोग सरल हुआ है। अब दोस्तों पहले क्या होता था, कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए आपको कमांड्स लिखनी पड़ती थी। तो कमांड्स लिखना दोस्तों उनको याद रखना बहुत ही कठिन होता था। तो इसको सरल करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया, मतलब कि बटन, पहले बटन नहीं होता था कि आप इस पे क्लिक किए ये चीज खुल के आ गई। पहले कमांड आपको टाइप करना पड़ता था, कमांड्स याद रखनी पड़ती थी, तब आप कंप्यूटर का उपयोग आसानी से कर पाते थे। लेकिन विंडोज में क्या किया गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया, जिससे कि आपको कमांड्स याद ना करनी पड़े। कमांड्स जो हैं आपको ग्राफिक्स के रूप में दिख जाएं, बटन के रूप में दिख जाएं, आप उस पे क्लिक करके प्रयोग कर पाए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि GUI का प्रयोग ने क्या किया कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल था, उपयोग था, उसको सरल बना दिया। अब विंडोज 32 बिट तथा 64 बिट प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है, जो मल्टीटास्किंग व मल्टीथ्रेडिंग के द्वारा एक ही समय में कई कार्य करने में सक्षम है। अब दोस्तों विंडोज में एक चीज और क्या है कि मल्टीटास्किंग व मल्टीथ्रेडिंग है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप कई सारे कार्य विंडोज में एक साथ कर पाते हैं और बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, MS-DOS का पूर्ण रूप लिखिए। तो दोस्तों MS-DOS, MS जहां भी आपको लिखा हुआ मिले, MS का मतलब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का मतलब क्या हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS-DOS का पूरा नाम क्या हो गया, MS-DOS का फुल फॉर्म क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर, स्क्रोलिंग से आप क्या समझते हैं। स्क्रोलिंग दोस्तों आप समझते होंगे, जैसे कोई पेज, कोई PDF आप पढ़ रहे हैं तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, यह शब्द आपने सुना होगा। तो स्क्रोलिंग यही है दोस्तों कि जो आप माउस के बीच में एक घिर्री लगी होती है, एक पहिए टाइप की चीज लगी होती है, उसके प्रयोग से जब आप पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो उसी को हम लोग स्क्रोलिंग बोलते हैं। तो यह माउस के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, जो माउस में स्थित लेफ्ट व राइट बटन के बीच स्थित पहिए से की जाती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, किसी फोल्डर या फाइल को खोलने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों किसी भी फोल्डर या फाइल को खोलने के लिए उस फोल्डर या फाइल पर डबल क्लिक करते हैं। वह फोल्डर फाइल आपको जहां भी दिख रही है उस पे आपको डबल क्लिक करना है, वह फोल्डर या फाइल खुल जाएगी। या फिर आपको उस फोल्डर या फाइल पे अपने माउस के एरो को ले जा करके एक राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर लेना है। तो आप चाहे डबल क्लिक करिए चाहे ये करिए, दोनों ही तरीके से फोल्डर को आप खोलने में सक्षम हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, विंडोज के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों एक विंडो जो आपकी खुल के आती है, जो आपको स्क्रीन दिखती है, अब इसमें आपको क्या क्या दिखता है
कितने भाग होते हैं इसके, इसी को लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखते होंगे सबसे ऊपर जो होता है वह एड्रेस बार होता है। दोस्तों इसमें लिखा होता है कि यह कौन सा फोल्डर खुला है, कौन सा एड्रेस खुला हुआ है, कहाँ से यह विंडो आपको दिख रही है। ठीक है, उसके बाद टूल बार आपको दिखता होगा। दोस्तों यहाँ पे कई सारे आपको टूल्स मिलते होंगे जिसके मदद से आप लोग कई सारी चीजें कर पाएंगे, एडिटिंग कर पाएंगे। मतलब जैसा आपका एप्लीकेशन होता है उस हिसाब से यहाँ पे कई सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेविगेशन पैन होता है, साइड में यहाँ पर होता है नेविगेशन पैन। तो यहाँ से आप दोस्तों चीजों को नेविगेट कर पाते हैं। तो ये हो जाता है आपका नेविगेशन पैन। और इसके बाद दोस्तों कंट्रोल बटन्स होती हैं, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोने पे कैंसल बटन होता है। इसके बाद आपने कई सारी बटन्स आपको और दिखती होंगी, ओके बटन दिखती होगी कभी कभी। तो ये सारी बटन्स जो होती हैं दोस्तों वह कंट्रोल बटन्स में आती हैं। और इसके बाद किनारे पे कोने पे आपको जो पेज अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल दिखता होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉलिंग। तो विंडो के दोस्तों इतने ही भाग हैं। पहला आपने देखा एड्रेस बार, दूसरा आपने देखना टूल बार आपने देखा, फिर उसके बाद आपने यहाँ साइड में बाएं तरफ नेविगेशन देखा, और इसके बाद आपने देखा कंट्रोल बटन्स जो होती हैं आपकी कैंसल, ओके, डन, ये सारी कंट्रोल बटन्स, और साइड में स्क्रॉलिंग आपने देखा। ठीक है, तो विंडोज के यह सारे 5 भाग होते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 65, वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपके बीटीसी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है यह। तो देखिए, रियल टाइम तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर किसी विशेष कार्य के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग में प्रोग्राम का परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाता है और इस परिणाम को अगली गणना में तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। कोई भी कार्य जो निरंतर चल रहा हो, जैसे किसी कारखाने में मशीन के किसी हिस्से का बनाया जाना या फिर किसी प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाना, इस सभी कार्यों में रियल टाइम प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछ रहा है। तो रियल टाइम दोस्तों एक तकनीकी होती है जिसका प्रयोग जो होता है वह ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां पे जो भी कार्य हो रहा है और जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट का प्रयोग तुरंत ही अगले कार्य में किया जाना हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया कि किसी कारखाने में मशीन के किसी हिस्से का बनाया जाना या फिर किसी प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाना, इस सभी कार्य में रियल टाइम प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। अब जैसे दोस्तों ऑटोमोबाइल, मतलब कि आपकी जहाँ पे कार्स आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक आजकल है कि मजदूरों की भी आवश्यकता नहीं है, मशीनें ही कार्स को बना रही हैं, विभिन्न मशीनों के पुर्जों को बनाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो बाहरी ढांचा तैयार होता है उसके आगे का एक स्टेप कार्य होता है और उसके बाद जैसे ही वह कार्य पूरा होता है उसके बाद अगला स्टेप होता है। तो तुरंत जो है वह डेटा आता है कि एक स्टेप हो चुका है, फिर तुरंत ही अगले स्टेप पे जाता है, अगले स्टेप पे कार्य होता है। तो यही होता है दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा कार्य जहां पे करना होता है दोस्तों वहां पे कैसे सिस्टम की आवश्यकता होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 66 है, आइकन का प्रयोग करके प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं? तो दोस्तों आइकन का प्रयोग करके आपको प्रोग्राम को खोलना है। तो सबसे पहले आपको माउस के पॉइंटर को आइकन पर ले जाना है। जिस भी आइकन को आपको ओपन करना है उस आइकन पे आपको माउस के पॉइंटर को ले जाना है दोस्तों, उस पे। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट के नाम और अवयव को पहचान लेना है, मतलब कि आइकन जैसा भी है आपको पहचान लेना है और उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आइकन के उसको आपको पहचान लेना है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया। और उसके बाद उस पर 2 बार क्लिक कर देना है।
आपको डबल क्लिक कर देना है तो यह जो आइकन है वह ओपन हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। कंट्रोल पैनल के एप्लेट्स को एक्सेस कैसे करते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल पैनल के एप्लेट्स को अगर आपको एक्सेस करना है, मान लेते हैं आपको अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डेस्कटॉप पे जाना होगा। डेस्कटॉप पे कहीं भी जो खाली स्थान है, मतलब जहां पे कोई आइकन वगैरह ना हो, वहां पे आपको राइट क्लिक कर लेना है तथा प्रॉपर्टीज ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पे पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों कंट्रोल पैनल के जो एप्लेट्स होते हैं उनको आप विभिन्न प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, फोल्डर क्या होता है? तो दोस्तों फोल्डर क्या होता है, इसमें कई सारे फाइलें हम लोग रख सकते हैं। वह जगह होती है, जैसे आपके घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, वैसे ही जो ड्राइव होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क लगी होती है कंप्यूटर में, उसमें अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। इन फोल्डर्स में आप फाइलों को इकट्ठा करके रख सकते हैं और एक फोल्डर में कई फाइलें आप रख सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट से क्या तात्पर्य है? तो सिस्टम प्रबंधन विंडोज प्रशासनिक उपकरण का एक संग्रह है जिसका उपयोग हम स्थानीय तथा दूरस्थ कंप्यूटर प्रणाली प्रबंधित करने में कर सकते हैं। अब दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट, जैसे आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम की देखभाल करता है कि कैसे कौन सा हार्डवेयर किस तरीके से काम करेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट है कि सिस्टम को मैनेज करने का काम यह करता है। और मैनेज आप दोनों सिस्टम को कर सकते हैं, चाहे आपका सिस्टम लोकल मतलब कि एक जगह है आप जहां पे प्रेजेंट हो वहां पे प्रेजेंट रहे, या फिर जो आपसे दूरस्थ सिस्टम है, जो आपसे दूर किसी नेटवर्क से कनेक्ट हुआ सिस्टम है, उसको भी आप लोग रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रिसाइकल बिन क्या है? तो दोस्तों विंडोज नष्ट फाइलों को रिसाइकल बिन में संग्रहित कर देता है। रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर स्थित होता है। रिसाइकिल बिन के प्रयोग से त्रुटिवश हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किसी फाइल या शॉर्टकट को पुनः प्राप्त रीस्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप जो भी फाइल्स डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से, वह कहाँ जाती हैं? वह रिसाइकल बिन में जाती हैं। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल आप डिलीट करते हैं फोल्डर्स में से, वह सीधे रिसाइकल बिन में जाती हैं और रिसाइकल बिन में ये स्टोर्ड रहती हैं। मतलब मान लेते हैं कोई फाइल अगर आपसे गलती से डिलीट हो गई है तो आप क्या करेंगे, आप रिसाइकल बिन पे जाएंगे और जो भी फाइल आपसे गलती से डिलीट हुई थी उस पे आप डबल क्लिक अगर कर देते हैं तो आपको वह फाइल वहीं फिर दिखाई देने लगेगी जहां से आपसे डिलीट हुई थी, जिस भी फोल्डर में से। तो यह होता है रिसाइकल बिन दोस्तों। यहाँ पर आपसे जो डिलीटेड फाइल होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह स्टोर होते हैं और जो चीजें आपसे गलती से डिलीट हुई हैं उनको आप फिर से वापस भी ले सकते हैं रिसाइकल बिन से। तो यह बहुत ही उपयोगी चीज है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों हमने देख लिया। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए जरूर। और आपका अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और अभी तक दोस्तों अगर आपने अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको भविष्य में मिलती रहेंगी। आपके डीएलएड कंप्लीट होने के बाद यूपी टेट सीटेट सबकी तैयारी, सुपर टेट की तैयारी हम लोग कराने वाले हैं आप लोगों को। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने हैं, एकदम फ्री है।
सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पढ़ाई में मदद ही होगी। अब दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर विषय में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों सभी विषयों की लिंक आपको, कंप्यूटर विषय की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग सभी वीडियोस को देखना मत भूलिए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए, अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।